हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अंकिता और जीके जीएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन। और इससे पहले आपको बता दूं, एक क्लास मैंने डाली है सीटेट के लिए जिसमें टोटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं फ्रेंड, और ये रिवीजन के थ्रू क्लास है। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? प्रश्नजीत थे, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे या अशोक थे? 6ठी शताब्दी की बात हो रही है फ्रेंड, और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिंबिसार थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना विषय पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? एक, कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, या किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में किसमें स्थित है? मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। तो किन महासागर में यह स्थित है फ्रेंड? ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है जैन धर्म की शिक्षाएं, या वैदिक कर्मकांड, या शिक्षक के मध्य बातचीत, या बौद्धों के नियम? तो विनय पिटक एक ग्रंथ है फ्रेंड, किसका है ये? विनय पिटक ये बौद्धों के नियम है, जिसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में कौन करता है? तो क्या ग्राम पंचायत का सरपंच करता है, या तहसीलदार, जिलाधीश, या संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का SHO? कौन करता है फ्रेंड? पटवारी लेखपाल के कार्य की देखभाल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या ग्राम पंचायत का सरपंच? तो बिल्कुल नहीं, तहसीलदार ही करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन मैं बार बार बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये है रिवीजन के लिए है, ठीक है? नहीं तो मैं पहले से ही क्लास लेती। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए जाते थे। ये पत्थर औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। महापाषाण के विषय, तो ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए हैं। तो बिल्कुल यह बात सही नहीं है फ्रेंड, ठीक? क्योंकि ओझल होते तो फिर इन पे कैसे सर्च कैसे होता? ये पत्थर का औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये महाद्वीप पीए के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे, ऐसा कुछ नहीं था। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ये बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने देश सहारा मरुस्थल से लगे हैं? 5, 8, 11 या 15? कितने देश सहारा मरुस्थल से लगे हैं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 11 देश। और 11 देश में कौन कौन से हैं? अगर किसी को पता है तो बता दीजिए। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत है?
अपलाचियन पर्वत, उरल पर्वत, वास गेस पर्वत या हिमालय पर्वत। निम्नलिखित में कौन सा ब्लॉक पर्वत है? तो कौन सा ब्लॉक पर्वत है? वास गेस पर्वत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित खेती में निहित होता है कई फसलें उगाना और जानवर को पालना, फल के साथ साथ सब्जियां उगाना, रबी के साथ साथ खरीफ की फसल उगाना या कई फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना। मिश्रित खेती में क्या निहित होता है फ्रेंड? तो इसमें होता है कई फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना। ये तो नहीं होगा, ये यही होगा, कई फसलों की बात हो रही है ना, मिश्रित मतलब जब कई फसल। तो बिल्कुल ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में किस प्रकार की खेती की जाती है? स्थानांतरण, सील कृषि, घुमंतु पशुपालन, निर्वाह कृषि या मिश्रित कृषि। अमेजन बेसिन में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो अमेजन बेसिन में फ्रेंड स्थानांतरित या स्थानांतरणशील कृषि की जाती है, ऑप्शन ई ए इज राइट आंसर। और इसको क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंग्लिश में कहते हैं। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा है, कोयला है, ईंधन है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत पूछा गया, गैर परंपरागत की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि ये तो परंपरागत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रदीप्त वक्र पूछा गया, प्रदीप वक्र कौन सा है? वृत्त जो ग्लोब के चारों ओर विभाजन करता है, या वृत्त जो दिन को रात से विभाजित करता है, या वृत्त जो 12 बजे के बाद स्थिति बताता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रदीप वक्र, तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट होगा, क्योंकि वह वृत्त जो दिन को रात से विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदीप्त वक्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशांतरीय रेखाओं की कुल संख्या है 90 है, 180 या 181 या 360। देशांतरीय रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 360 है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन चट्टानों में परतें बनती हैं? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या ये सभी? इग्नियस, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री, किस किस में बनती हैं चट्टानें? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सेडिमेंट्री रॉक में चट्टानें बनती हैं फ्रेंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन फ्रेंड कल भी हुआ था कि बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे पाए गए हैं पाटने, कालीबंगन, हम्पी या कोलकाता। तो पाटने में पाए गए हैं फ्रेंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये पाटने कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सी प्रशासनिक भाषा थी? फारसी थी, उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी। तो फ्रेंड कौन सी भाषा थी? फारसी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल का विभाजन फ्रेंड लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किस वेद का सबसे पुराना वेद माना जाता है? किस वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है? ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो फ्रेंड ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और यह वेद, ये अगर इस वेद की बात करें तो इस वेद में क्या क्या है? भजन प्राचीन संग्रह में होता था, है ना। ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद भी शामिल है इस वेद में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्रगुप्त की माँ कहाँ से थी? विदेहस से या क्षत्रिकस से, लिच्छवी से या भोजस से?
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? लिच्छवी से थी, ठीक है। समुद्रगुप्त की माँ लिच्छवी गण से थी और इनका नाम क्या था? कुमारा देवी, कुमारा देवी था। बुर्ज होम एक नवपाषाण युग है। यह निम्नलिखित में कहाँ से पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, बिहार, बलूचिस्तान या जम्मू और कश्मीर। तो फ्रेंड ये एक तो ये न्यूलिथिक साइट थी, नवपाषाण युग, तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राजस्व बढ़ाने के लिए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड विलेजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने या लॉर्ड वेलिंगटन ने? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। गुफाओं में शैल चित्र निम्नलिखित में कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आईने अकबरी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अकबर के पूर्वज या अकबर का व्यक्तित्व या व्यक्तिगत जीवन, अकबर का प्रशासन या अकबर के शासनकाल की घटनाएं। तो क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अकबर के प्रशासन के बारे में इसमें दिया गया है आईने अकबरी। और पूछा जाए आईने अकबरी किसने लिखा था फ्रेंड? तो अब्दुल फजल ने लिखा था। और ये आईने अकबरी का तीसरा खंड अगर पूछा जाए तो आईने अकबरी का तीसरा खंड फ्रेंड अकबरनामा है, ठीक है, अकबरनामा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शेर शाह ने हुमायूं की लड़ाई में हराया था, किसको हराया था? कौन सी लड़ाई में हराया था? किसको हराया था और कौन सी लड़ाई में हराया था? तो फ्रेंड चौसा का युद्ध में हराया था 1539 में। किसको हराया था फ्रेंड? किसी को पता है तो कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को तराई की दूसरी लड़ाई में हराया था, तो किसको हराया था ये बताइए। अभी हमने कहा चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध तो उसने नाम तो दे ही दिया है, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, है ना, तो उसमें कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में। तो पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में किसने हराया था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? गजनवी या मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक या यलदुज ने? तो किसने हराया था फ्रेंड? मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और मोहम्मद गौरी ने क्या क्या किया था अगर ये पूछा जाए? तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। और मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद को हराया था, शहाबुद्दीन मोहम्मद को हराया था। और तराइन की अगर पूछा जाए तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। इसमें गौरी ने तराइन के युद्ध को जीत कर कब्जा कर लिया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। दूसरी लड़ाई यही है, दूसरी लड़ाई की बात की गई ना। पहली लड़ाई 1911 में, तो इसमें मोहम्मद गौरी ने शहाबुद्दीन को पराजित किया था। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व है, धर्मनिरपेक्षता है, संघवाद है या स्थानीय सरकार है या लोकतंत्र है? तो फ्रेंड संघवाद है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लोकसभा प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा कहाँ से शुरू होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, सार्वजनिक काल या विशेषाधिकार काल? तो कहाँ से शुरू होता है फ्रेंड? शून्यकाल से। पहला घंटा शून्यकाल से होता है? नहीं, पहला घंटा प्रश्नकाल से होता है ना। जी बिल्कुल, पहला घंटा प्रश्नकाल से होता है, शून्यकाल से नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, संपत्ति का या संवैधानिक उपायों का अधिकार? तो फ्रेंड मौलिक अधिकार की बात की गई है, तो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है, पहले ये था फिर इसको हटा दिया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, एम्फोरा एक था, क्या था? इटली का सिक्का था, लाल चमकदार बर्तन था या लंबा एवं दोनों तरफ से हत्थे लगे जार था या छिद्र युक्त बर्तन था? तो एम्फोरा फ्रेंड लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे वाला बर्तन था। जो बर्तन देख ही रहे हैं आप,
बना हुआ है इधर, है ना, दोनों तरफ हत्थे लगे होते थे इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहट, चरखे और आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार हुआ प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में या आधुनिक काल में? तो राहट और चरखे, चरखे तो आपने देखा ही होगा, गांधी जी चलाते थे। और आग्नेय अस्त्रों मतलब आग वाले अस्त्रों का आविष्कार कब हुआ? तो फ्रेंड ये मध्यकाल में हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मध्यकाल का मतलब मिडुअल पीरियड में। और चरखे का आविष्कार चरखे से क्या काम होता था? बुनाई वगैरह करते थे फ्रेंड, सूत वगैरह काटते थे। निम्नलिखित में किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? ठीक है, संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसकी प्रशंसा में संस्कृत की प्रशस्ति पाई गई? तो इल्तुतमिश था, बलबन था, या अलाउद्दीन खिलजी था, या फिरोज शाह तुगलक था? तो इतनी बड़ी प्रशस्ति, इतनी बड़ी उपाधि इस संस्कृत से सम्मानित किया गया, तो कौन सम्मानित किया जा सकता फ्रेंड जिसमें बल होगा? ठीक है, जो बलवान होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बलवन सही होगा। नाना साहब किसके लिए नाना साहब किसको गोद लिए हुए बेटे थे? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा बाजीराव द्वितीय या वाजिद अली शाह? तो नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपने देखा ही होगा कौन सी मूवी थी पेशवा बाजीराव, मुझे याद नहीं आ रहा, पद्मावत थी क्या? आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा की कि अवध रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? तो कॉर्नवालिस ने, या लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड मुरमुरे या लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो ये किसने सुनिश्चित किया था फ्रेंड? लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति स्थापित की? हड़प्पा नहीं, कौन सी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी ना, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अभी मिलेगा प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? मुगल का अंतिम शासक पूछा गया। वाजिद अली शाह, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या कुली खान? तो अंतिम मुगल शासक कौन था फ्रेंड? बहादुर शाह जफर था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ये घोषणा की कि बहादुर शाह जफर का परिवार उनकी मृत्यु के बाद लाल किले के बाहर चला जाएगा, किसने की थी? और ऑप्शन बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक के रूप में किसने घोषित किया था? तो ये बताना है किसने किया था। लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? किसने ये घोषणा किया था कि बहादुर शाह जफर मतलब उनका जब मृत्यु हो जाएगा तो परिवार उनकी मृत्यु के बाद लाल किले से बाहर चला जाएगा? ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए इज राइट, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग दोनों ने। आगे चलते हैं, और ये मुझे लग रहा कूट वाला प्रश्न है, पर ये इसमें क्लियर नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, मेरठ के सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ सेना का अभ्यास करने से इनकार क्यों किया था? क्योंकि नए कारतूस गाय और शुगर के तेल से लेपित थे, या कम वेतन और भत्ते के कारण, क्योंकि नए कारतूस भारत से बाहर आए थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही बात है, ये सबको पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि नए कारतूस में गाय और शुगर के तेल या चर्बी उसमें लगे रहते थे फ्रेंड, है ना, तो उसे सैनिक जो है इनकार करते थे, उसका इस्तेमाल करने से इनकार करते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है फ्रेंड, मंगल पांडे को क्यों और कहाँ फांसी दी गई थी? मेरठ में सेना की ड्रिल को मना करने के कारण, या बैरक में अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण, या मेरठ में बर्मा की ओर जाने से मना करने के कारण, या बैरकपुर में ईसाई धर्म के बदलने से इनकार करने के कारण? तो मंगल पांडे को फांसी फ्रेंड कब और कहाँ दी गई थी? तो मंगल पांडे को सबसे पहले जान लो फ्रेंड, फांसी 29 मार्च को और 1857 को दी गई थी। ठीक है, 1857 ईस्वी में। तो उन्हें फांसी क्यों दी गई थी? बैरक में हमला करने के लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, बैरक मतलब बैरकपुर में। ठीक,
तो ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी, बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण उन्हें फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, भारतीय सिपाहियों ने डैश को अपना नेता घोषित किया? वाजिद शाह, कुली खान, मंगल पांडे या बहादुर शाह जफर को? तो भारतीय सिपाहियों ने किसको अपना नेता घोषित किया था फ्रेंड? बहादुर शाह जफर को। और अभी हमने देखा कि ये अंतिम मुगल शासक भी रहे हैं। ठीक है, 10 मई 1857 को जब सैनिकों ने मेरठ की जेल में कैद किए गए थे तो भारतीय सिपाहियों को रिहा किया गया और अंग्रेजों पर बंदूकों से हमला कर फिर युद्ध की घोषणा की गई थी फ्रेंड। और सिपाही दिल्ली पहुंचे और लाल किले में चले गए, बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिए। ये थी घटना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है? बहादुर शाह जफर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार थे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए अंग्रेजों से बातचीत करने की कोशिश की थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? तो दो की दोनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिरजिस कद्र नवाब अली शाह के पुत्र को कहाँ का नया नवाब घोषित किया गया था? कानपुर, लखनऊ, मंडला, इलाहाबाद। बिरजिस कद्र नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र को कहाँ का नया नवाब घोषित करने की बात कही गई थी? तो कानपुर में, लखनऊ, मंडला या इलाहाबाद? तो फ्रेंड लखनऊ में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कानपुर में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था और ब्रिटिश सेना को शहर से बाहर निकाल दिया? तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, वाजिद अली शाह या नाना साहेब ने? तो फ्रेंड नाना साहेब ने, और नाना साहेब कानपुर से ही थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इनकी विशेषताओं के साथ विद्रोही का मिलान करें। ठीक है, कौन से विद्रोही की कौन सी विशेषताएं हैं ये बताना है। तो अहमदुल्ला शाह, बख्त खान, कुंवर सिंह। तो अहमदुल्ला शाह कहाँ से थे फ्रेंड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बरेली का सिपाही कौन था? बिहार से पुराने जमींदार या फैजाबाद से मौलवी? तो अहमदुल्ला शाह फ्रेंड बरेली से ही थे, तो पहले का पहला सही होगा। ठीक है, नहीं, पहले का तीसरा। बरेली से कहाँ थे ये? बरेली से नहीं थे फ्रेंड। अहमदुल्ला शाह ये फैजाबाद के मौलवी थे। और बख्त खान की बात करें तो बख्त खान जो है ये बरेली के सिपाही थे। कुंवर सिंह बिहार से पुराने जमींदार। तो ये थी इनकी विशेषताएं विद्रोहियों की। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए का तीसरा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन यही दोनों में है, लेकिन बी का 1, तो बी का 1 इसी में है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अहमदुल्ला शाह ये फैजाबाद के मौलवी थे, बख्त खान बरेली के सिपाही और कुंवर सिंह बिहार के पुराने जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी अतिरिक्त सैन्य बल कहाँ से लाई थी? मद्रास, बम्बई, इंग्लैंड या बंगाल से? तो विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी अतिरिक्त सैन्य बल फ्रेंड इंग्लैंड से लाई थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर का निधन कहाँ हुआ था? लाल किला, रंगून जेल या अवध जेल या इंग्लैंड? तो बहादुर शाह जफर का निधन फ्रेंड रंगून जेल में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कंपनी विद्रोहियों को दबाने में कितने साल लग गए? तो कंपनी को फ्रेंड विद्रोहियों को दबाने में कितने साल लग गए? 1, 2, 3 या 5? तो फ्रेंड 2 साल लग गए थे। दो साल तक इन्हें संघर्ष करना पड़ा और कंपनी ने 1859 के अंत तक देश पर नियंत्रण हासिल कर दिया था। कब तक? 1859 तक इन्होंने अपना पूरा कब्जा जमा लिया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो किस अधिनियम के तहत फ्रेंड? 1859, क्योंकि तभी जो है पूरा कब्जा कर लिया गया था, है ना। तो 1859 में ऑप्शन सी। 1858 के नए अधिनियम के तहत क्राउन को व्यक्तिगत प्रतिनिधि कौन था? क्राउन को नहीं, क्राउन का व्यक्तिगत प्रतिनिधि कौन था? 1858 की बात हो रही है। गवर्नर जनरल, राज्य सचिव, वायसराय या निदेशक मंडल? तो फ्रेंड वायसराय था। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1858 के नए अधिनियम के तहत क्राउन का व्यक्तिगत प्रतिनिधि वायसराय था।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, और ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी है। ठीक, तो 1858 के नए अधिनियम के तहत भारतीय सैनिकों की भर्ती कहाँ से की जाएगी या की जाती थी? अवध, बिहार, गोरखा या सिख? तो ज़्यादातर कहाँ के लोग सैनिक में भर्ती होते थे? तो फ्रेंड एक तो गोरखा रेजिमेंट थी, है ना, और दूसरा क्या था, दूसरा सिख लोग थे, पंजाबी ज़्यादा थे उसमें, तो इनकी भी एक अलग रेजिमेंट, मतलब इनकी कंपनी होती थी। तो ऑप्शन सी और डी दोनों, 3 और 4, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन विद्रोह के बाद विकसित किया गया था? सभी शासकों और प्रमुख को आश्वासन दिया गया था भविष्य में उनके क्षेत्रों को कभी भी नष्ट नहीं किया जाएगा, या सभी राज्यों को ब्रिटिश रानी को उनके सार्वभौम शासक के रूप में स्वीकार करने के लिए बनाया गया था, या सेना और भारतीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि और यूरोपीय सैनिकों में कमी आई? तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सभी शासकों को आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में उनके क्षेत्रों को कभी भी नष्ट नहीं किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही थी। ठीक, और क्या किया गया था? सभी राजाओं को ब्रिटिश रानी को उनके सभी सार्वभौम शासक के रूप में स्वीकार करने के लिए बनाया गया था, तो ऐसा कुछ था, बिल्कुल ऐसा ही था, ये भी सही है। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई, ये ऐसा नहीं था, तो ऑप्शन 3 गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह के बाद उन्हें शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा? ठीक है, प्रश्न पता नहीं कैसे है। विद्रोह के बाद उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। हिंदुओं, मुसलमानों, सिपाहियों? तो मुसलमानों की बात हो रही है फ्रेंड, और हिंदुओं की, तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी? तो मेरठ से शुरू हुई थी फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या राजस्थान में? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। और ये 200 सेंटीमीटर से अधिक होते हैं फ्रेंड। ठीक, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होते हैं? वर्षा होती है, मतलब जहाँ पर भारी वर्षा कह सकते हैं इन्हें, भारी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। और ये वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और जितनी चीज़ें याद है फ्रेंड, जितना मतलब माइंड मेकअप किया हुआ है मेरा, याद आ रही बातें, वो मैं आपको बताते चल रही हूँ। संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण समय देना कहलाता है। संसाधनों को मतलब अलर्ट होकर प्रयोग करना, या सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना, या उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, या संसाधन प्रबंधन, या विकास प्रबंधन? तो उन्हें क्या कहलाएगा फ्रेंड? संसाधन संरक्षण। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। और फ्रेंड, अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि आपके लिए ये क्लास कुछ लाभदायक है या बेनिफिट देगी आपको, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या मैंग्रोव वन, या पर्वतीय वन? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, पर्णपाती वन। और ये मतलब मानसून इनका मौसम होता है कि एक मौसम में इनके पत्ते झड़ जाते हैं, उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को क्या कहा जाता है? तो मानसून वन कहा जाता है। ठीक, और ये मतलब कौन से पेड़ होते हैं इन वनों में? जैसे सागौन हो गया, सागौन कैसे लिखा जाएगा? सागौन, देखिए सागौन हो गया, और साल हो गया, पीपल, नीम, इन सबको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रक्षक मेखला डैश की एक विधि है? जल संरक्षण की, मृदा संरक्षण की, बागानी, या मृदा संरक्षण?
तो रक्षक मेखला वो होती है फ्रेंड जो नमी बनाए रखती है ज़मीन में, है ना। तो नमी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, वो घास फूस वगैरह डाल देते हैं ज़मीन के ऊपर, जो उससे मृदा संरक्षण होता है, उसमें नमी बरकरार रहती है लंबे टाइम तक। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश कहते हैं? भारतीय आर्य, भारतीय यूनान, भारत यूरोप या भारत अरब? तो उसे भारत यूरोप कहते हैं, मतलब भारतीय यूरोपीय भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर या पुलिस की तहकीकात पर? तो न्यायाधीश मुकदमे का निर्णय कैसे लेता है फ्रेंड? वो सबूतों के आधार पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सबूत ही देकर तो फैसला करता है ना। अब वो सबूत कैसे होते होंगे, सच्चे या झूठे, ये तो न्यायाधीश को भी आजकल पता नहीं होता। और ये बड़ा सा क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रीय परिचर्चा पाठ चर्चा प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? राजनैतिक निर्णयों की आलोचना, या सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, या देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, या राजनीतिक सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान का सरलतम विधि से प्रस्तुत करना और शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सकें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि देश के सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण करना, ठीक, इसी सामर्थ्य के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में ये पाठचर्या का प्रारूप तैयार किया गया। और कब किया गया? तो 2005 में। और ये प्रश्न पूछा हुआ है फ्रेंड, ये प्रश्न पूछा हुआ है बट आंसर हमने गलत बताया आपको। ये ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि सूचना का स्मरण ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण हो सकता है, ठीक है, आलोचना भी नहीं करना होता है। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक आंदोलन शुरू हुआ था, कब हुआ था? सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों, जातीय विभेद की समाप्ति के मांग के लिए, या अफ्रीकन अमेरिकन पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए, या अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की मांग के लिए, या अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार की मांग के लिए? तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड, क्योंकि सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति के मांग के लिए हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो गृह त्याग देते हैं। तो ऐसा था, बिल्कुल था। इन दोनों धर्मों में मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है, या अधिक पाने की निरंतर इच्छा मध्य मार्ग अपनाकर समाप्ति किया जा सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड, ऐसा तो कुछ कहीं कहा नहीं गया, ना दिया गया। तो जो जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ सबने वही किया है। फिलहाल तो यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड दिया केवल, लेकिन ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो गृह को त्याग दे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, या जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और देखभाल, या पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये या व्यवहार में परिवर्तन, या मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? पोषणीय या दीर्घजीवी विकास सिद्धांत नहीं है, पूछा गया है, नॉट। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करेंगे तो नष्ट नहीं हो जाएगा, तो ये नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम वेतन अधिनियम है निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, निश्चित करता है कि न्यूनतम वेतन नहीं होना चाहिए, या नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है, या संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा फ्रेंड?
क्या निश्चित करता है न्यूनतम वेतन? न्यूनतम का मतलब कम, कम वेतन की बात हो रही है। तो यह ये निश्चित करता है कि न्यूनतम वेतन कि एक निश्चित न्यूनतम वेतन कम नहीं होना चाहिए, ठीक, ये निश्चित करता है। सबको वेतन बराबर मिलना चाहिए। अभी लेडीज़ों का काफ़ी हनन होता है, काम तो वो बराबर कराते हैं पुरुषों की तरह ही, लेकिन जब वेतन देने की, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूँ, तो लेकिन जब बारी आती है वेतन की तो पता नहीं क्यों उनको सैलरी कम दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, और चिनूक है। चिनूक है फ्रेंड, चिनूक क्या है? यूरोप की ठंडी पवन है, या पश्चिमी एशिया का गर्म तूफान है, या उत्तरी अमेरिका की गर्म वायु है, या दक्षिण अफ्रीका का गर्द है? तो फ्रेंड ये उत्तरी अमेरिका की गर्म वायु है चिनूक। चिनूक है, लू है, इन सबको सुना होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? पंपास, बेल्ट, प्रेयरी या सवाना? तो प्रेयरी अभी हमने देखा, ये साउथ अमेरिका की हवा है फ्रेंड। तो प्रेयरी, चिनूक स्थानीय पवन चलती है प्रेयरी में, प्रेयरी क्षेत्र में। और ये क्षेत्र कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं हैं? तो पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, पोताश्रय तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे? और ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। तो फ्रेंड तरंगे तो तीन होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? पृष्ठीय, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। पोताश्रय नहीं होती हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल रूपों में किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता है? घाटी, मैदान, पर्वत, पठार? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पठार। इसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है? चहार बाग। तो कुबूत उल इस्लाम मस्जिद, या हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग या लाल मेहरबारी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ये सब किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों की पंचवाणी बीजक में संरक्षित किया गया है? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक या रविदास? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है फ्रेंड? कबीर। और रविदास यानी रैदास तो मीराबाई के गुरु थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली, धन का प्रयोग किया जाता है। यह वस्तुओं के लेन देन को आसानी से बनाती है। यह खर्चीली और श्रमसाध्य प्रक्रिया है। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। क्या? वस्तु विनिमय पद्धति। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं? भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा? तो गर्म जल के झरने की बात हो रही है, तो इससे क्या बनेगा? भूतापीय ऊर्जा ही बनेगी, है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राज्य की विधायिका अंग इनमें से किसका अभिप्राय है? कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, या देश का प्रत्येक नागरिक? राज्य की विधायिका का अंग पूछा गया है, तो नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजना में कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? ऑप्शन ए, भूमंडलीय तापन के चित्रों का कोलाज बनाना, या एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों का साक्षात्कार, या मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अवलेशित आंकड़ों पर आधारित आरेखित निरूपण, या एक पुस्तक में उल्लेखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। तो परियोजना की बात हो रही है। परियोजना में भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजना में द्वितीयक स्रोत पर कौन सा आधारित है? ठीक है, अगर आप किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति से वहाँ के मौसम की जानकारी ले रहे हो तो वो तो डायरेक्ट ले रहे हो आप, है ना।
तो ये तो प्रथम स्रोत हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखित निरूपण, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि एक पुस्तक में उल्लेखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। ठीक, परियोजना की बात हुई है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब एक आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय परिचर्चा नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में बदलाव को क्या सुझाव दिया है? भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र या सामाजिक राजनीतिक जीवन? तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक राजनीतिक जीवन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? सहयोग, प्रतियोगात्मकता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण या समानता? कम बल की बात हुई है, सबसे कम बल किस पे देंगे? तो सबसे कम बल किस पे देंगे फ्रेंड? प्रतियोगात्मकता, क्योंकि छोटे बच्चों में ये नहीं करते ना, प्राथमिक उच्च प्राथमिक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य है? ऑप्शन है विद्यालय है, ये गलत लिखा है ना, विद्यालय सत्र के समाप्त होने पर आकलन, या कक्षा के दौरान आकलन, या परियोजना का आकलन, या पाठ के अंत में आकलन? तो संकल्पनात्मक की बात हुई है ना, सारे गलत लिखे हैं इसमें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि विद्यालय सत्र के समाप्त होने पर आकलन। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदर कहा गया है? इसको भी आप याद कर लीजिएगा, मूवेंदर। तो चोल, चेर, पांड्या। ठीक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पांडज लिखा है, कुछ इसमें मिस्टेक है, पांड्या होगा। चोल, चेर, पांड्या। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया? अलम्मा प्रभु, शंकर, रामानुज या बस बन्ना ने? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रामानुज ने। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखागार वह स्थान है जहां पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, या खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, या ऐतिहासिक पांडुलिपि तथा दस्तावेज रखा जाता है, या खुदाई में पाए गए पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है? तो ऐसा तो नहीं था, ये भी ऑप्शन नहीं सही है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ या दस्तावेज को रखा जाता था अभिलेखागार में। मतलब जो पांडुलिपि जो हाथ से लिखी जाती थी ताड़ के पत्तों पर, वो सब दस्तावेज, जो रजिस्ट्री वगैरह होती है, हम लोग आज रजिस्ट्री करते थे, ये लोग पत्ते या पत्थर पे ऐसे लिखते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? अभिलेखागार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों को मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? कुषाण, चोल, चेर, पांड्या? तो फ्रेंड चेर राजवंशों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, बड़ा सा है, 1906 में हुए संगमा के विद्रोह का कारण था? नील के बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया, या अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान भेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल के मुस्लिम व्यापारियों को उठ खड़ा होना, या गुजरात में पट्टीदारी किसानों का अंग्रेजी द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह, या असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध? तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे फ्रेंड, और यही राइट है, असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्म की बुनियादी एकता हिमायती इनमें से कौन थे? तो बाजी मोहम्मद, या बाजी अली जिन्ना, या मौलाना आज़ाद, या सैयद अहमद खां? तो सभी धर्मों की बुनियादी एकता कौन थे फ्रेंड, किसने रखा? तो मौलाना आज़ाद। ठीक, अबुल कलाम आज़ाद जिसे कहते हैं, जिन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है?
आर्कटिक वृत्त है भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त, मकर रेखा या कर्क रेखा। तो आर्कटिक वृत्त का मतलब आर्कटिक सर्कल, भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, या मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कर्क रेखा या कर्क वृत्त या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, मध्य भाग की बात हो रही है तो मध्य भाग से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? वाहमंडल या समताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। तो रेडियो प्रसारण की बात हुई है तो बहिर्मंडल यानी वाहमंडल। ठीक है, और मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं फ्रेंड, मौसम संबंधी। अब किसी को पता है तो बता दीजिए, हेलीकॉप्टर कौन से मंडल में उड़ते हैं? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? तो ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? पटसन की, रेशम की, सूती वस्त्र की या नायलॉन की? तो सुनहरी जरी पटसन फ्रेंड। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पटसन का मतलब जूट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, या पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, या किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, या एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी के पृष्ठ के एक तिहाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? बृहत आकार, सहकारी, लघु आकार या संयुक्त क्षेत्र। टोकरी बुनाई इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो ये सहकारी क्षेत्र, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक आसान सा क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी में बनाया गया? कावेरी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? कृष्णराज सागर की बात हो रही है, कृष्णा नदी, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बाकी कृष्णा नदी पर तो नागार्जुन सागर है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? विविधता में एकता, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो विविधता में एकता पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? ये सब रटे रटाए क्वेश्चन है। तो गुलामगिरी की बात हुई तो इसने लिखी गुलामगिरी, ज्योतिबा राव फूले ने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सरकार के कार्यपालिका के अंग से अभिप्राय है? ऑप्शन ए, देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है, या निर्वाचित प्रतिनिधि या लोगों का समूह जो लोगों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। सरकार के कार्यपालिका के अंग पूछा गया तो फ्रेंड ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, क्योंकि लोगों का समूह जो लोगों को कानून करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या शिक्षा का अधिकार? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सत्ताधारी दल मुखिया इनमें से कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रधानमंत्री। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? सबसे छोटे की बात हो रही है तो दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, या यूरोप है, या ऑस्ट्रेलिया है? तो सबसे बड़ा तो एशिया है, और छोटे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिक्रिया डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो अर्थशास्त्र है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, या इतिहास है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भौतिक की बात हो रही है तो भौतिक, भाषा, भूगोल, ऑप्शन बी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो ये प्रश्न रिपीटेड है, बिंबिसार है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री? तो राज्यपाल को फ्रेंड राष्ट्रपति नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है?
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित प्रेसिडेंट करता है फ्रेंड, ऑप्शन डी। और एक अच्छा वाला प्रश्न है आपके लिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो 49 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949। 47 में कंफ्यूज मत होइएगा। अपनाया तो गया था फ्रेंड 1949 में, लेकिन प्रभावी कब हुआ था पूर्ण रूप से? तो 1950 में, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, 26 जनवरी 1950 में ही प्रभावी हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक की भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकीकृत करने को इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय या केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय या केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो संविधान की समवर्ती सूची की बात हो रही है फ्रेंड, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी गई। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है, सही है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड 2। और अगला क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय, या जैव संसाधन या जैव, या सर्वव्यापक या स्थानिक, या वास्तविक या संभाव्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन सी, सर्वव्यापक संसाधन और अस्थानिक संसाधन। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, संसाधनों की सतर्कतापूर्वक उपयोग तथा उन्हें नवीकरणीय के लिए समय डैश कहलाता है। और ये भी प्रश्न रिपीटेड है, तो क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण, ऑप्शन ए। चलिए, एक अच्छा सा प्रश्न है पर यह पूछा नहीं जाएगा। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम का एक उदाहरण है। निक्षेप संसाधन, वास्तविक, संभाव्य या भंडार। तो ये संभाव्य संसाधन है फ्रेंड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, ज्वार, पनबिजली, जीवाश्म। तो फ्रेंड जीवाश्म ईंधन। निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। तो परंपरागत तो है, जीवाश्म ईंधन होगा फ्रेंड इसका आंसर, ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, को दिख रहा होगा, स्थानांतरणशील कृषि डैश में रोका कहा जाता है। मतलब किसको रोका कहा जाता है? मैक्सिको, ब्राज़ील, मलेशिया या पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत। तो रोका किसको कहते हैं? ब्राज़ील को, ऑप्शन बी। ऑर्गेनिक खेती में फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, या फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है, या प्राकृतिक खाद, कीटनाशक या पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, या भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा फ्रेंड, क्योंकि प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। प्रधान देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या ग्रीनविच रेखा, या भूमध्य रेखा। तो फ्रेंड इंटरनेशनल डेट लाइन जिसे कहते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर।
अगला क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर का, तो ऑप्शन बी होगा फ्रेंड 3:30 होगा। ये क्वेश्चन देखिए, 1 और 2 कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार करना है और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्ति में दिखाई गई, या महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्ति में दिखाई गई, ऐसा तो नहीं था। तो दूसरा है, महायान बौद्ध के आने के साथ बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ है, तो ये सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, मतलब ए गलत और बी सही है, तो ए गलत और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसमें से बताना है सही कौन सा है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत सही बताना है आपको। ठीक, तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी या बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी ज्ञान की भी प्राप्ति करना बाकी था। मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ, या मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट होगा, क्योंकि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न फ्रेंड 2019 में पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी राइट होगा फ्रेंड, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? मौर्य, पांड्या, चोल, कुषाण। तो किसके शासनकाल में बनाया गया है फ्रेंड? मौर्य। जो अब रखा कहाँ जाएगा? रामपुरवा। रामपुरवा में मिला था, पर रखा कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति भवन में। या रखा गया है, जाएगा नहीं, गया है, तो कहाँ पे रखा गया? राष्ट्रपति भवन में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रामपुरवा वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? बिहार, बंगाल, असम या उत्तर प्रदेश। रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो फ्रेंड ये बिहार में है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था? कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा या कंबल। तो फ्रेंड कंबल के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? गजनबी ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शेर शाह सूरी ने। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना फ्रेंड अकबर ने की थी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया है? हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने या शाहजहां ने। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अकबर ने। चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को फ्रेंड नगरम कहा जाता था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और जबकि चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो नगरम कहा जाता था। लेकिन उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत की, तो उनको क्या कहा जाता था फ्रेंड? व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, जो व्यापारियों के संघ होते थे उन्हें नगरम, और जो व्यापारियों का संगठन होता था उत्तर भारत में उन्हें क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन आंसर दिख ही रहा आपको। निम्न में कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का समय निश्चित नहीं होता, इसीलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? तो फ्रेंड उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, क्योंकि पर्णपाती के तो पत्ते गिर जाते हैं। अभी हमने बताया पर्णपाती कौन कौन से होते हैं, सागौन, नीम, पीपल और शाला करके एक पेड़ होता है फ्रेंड। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इसका भी आंसर दिख ही रहा है, कुछ प्रश्नों के आंसर बिल्कुल हैं, तो ये प्रश्न कहीं से लिए गए हैं फ्रेंड।
तो निम्नलिखित में किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वन। एनाकोंडा विश्व के सबसे बड़े सांप में से एक पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, या शीतोष्ण सदाबहार वन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जहाँ मतलब फिर पत्ती वगैरह झड़ जाएगी तो वो वन जो है सघन हो जाएगा, मतलब घना कम हो जाएगा। कहीं के पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं किसी मौसम में, तो वहाँ थोड़ी ना सांप रहेंगे। सांप वहाँ रहेंगे जहाँ सदाबहार वन जो सदा हरे भरे रहते हैं, सदैव घना रहता है ना, घनी बस्ती में रहेंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंग्लिश में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? ऑप्शन ए, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च स्थानों 50 से 70 में पाई जाती है। चलो हम आंसर ही बता देते हैं इसका, तो शंकुधारी वन है फ्रेंड। ठीक है, कथन ए और बी वनस्पतियों में किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? अच्छा, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है, या इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है टैगा के नाम से? शंकुधारी वन को। और यह गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भी पाई जाती है, तो इसको ध्यान रखना, शंकुधारी वन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो सवाना है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घास भूमियों में कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का स्थल है? स्टेपी, पंपास, या वेल्ड प्रेयरी? तो ऑप्शन 4। ब्राज़ील में कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण है। किसके उदाहरण है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल के उदाहरण है ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस। दुर्ग क्या है? शहर का पूर्वी भाग छोटा और ऊंचा था, या शहर का पूर्वी भाग जो बड़ा और ऊंचा था, शहर का पश्चिम भाग जो छोटा और ऊंचा था, या शहर का पश्चिम भाग जो बड़ा और ऊंचा था? तो ऑप्शन सी राइट होगा फ्रेंड, ये शहर का पश्चिम भाग जो छोटा और ऊंचा था, तो ऊंचे पर रहता था, छोटा था परंतु ऊंचे पर रहता था, तो दुर्ग उसी को कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है, संभवतः किस शहर में कपास उगाई गई थी? मेहरगढ़, लोथल, गनवेरीवाला, या धोलेवीरा? तो मेहरगढ़ में कपास उगाई गई थी फ्रेंड, ऑप्शन ए। और 7000 पहले इसको भी 7000 पहले मेहरगढ़ में उगाई गई थी। ठीक, और अगर प्रश्न बने कि फूलदान और तांबे के वस्तुओं के ढक्कन के साथ कपड़े के वास्तविक टुकड़े कहाँ पाए गए थे? तो ये मोहनजोदाड़ो में पाए गए थे फ्रेंड। केरल और लद्दाख भौगोलिक विशेषताओं के मामले में अलग है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों का इतिहास इससे प्रभावित है। ऑप्शन ए, चीनी और अरब व्यापारी, पुर्तगाली फ्रांसीसी व्यापारी, यहूदी और चीनी व्यापारी, या फ्रांसीसी और यहूदी व्यापारी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड, क्योंकि चीनी और अरब व्यापारी। केरल और लद्दाख भौगोलिक विशेषताओं के मामले में अलग है, क्योंकि यहाँ पर चीनी और अरब के व्यापारी इन दोनों क्षेत्रों से प्रभावित होते थे। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बौद्ध देशों के अभिलेखों के लेखक कौन हैं? मेगास्थनीज, फाहियान, या टालेमी, या पिलनी? तो फ्रेंड फाहियान थे, ऑप्शन बी। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है? यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसके बीच में उभार है, और इसे नीला ग्रह कहा जाता है, या पूर्णतः गोल है? क्या पूछा है, क्या नहीं कहा जा सकता है फ्रेंड? तो क्या नहीं कहा जा सकता है इसमें से? अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में क्या नहीं कहा जा सकता? तो ये तो नीला ग्रह है ही, बीच में उभार भी है, ध्रुव के पास थोड़ी चपटी भी है, परंतु यह पूर्णतः गोल नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का एक उदाहरण है विविधता, असमानता, धर्मनिरपेक्षता, या स्वाधीनता? तो फ्रेंड असमानता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करना है, कोयला, पेट्रोलियम, जल, प्राकृतिक गैस। उपरोक्त में से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो कौन नवीकरणीय संसाधन है फ्रेंड? तो कोयला है, कोयला है, और पेट्रोल भी है, और प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन जल नहीं है। तो 1, 2 और
4। तो 1 2 4 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 1 2 4, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना कहलाता है ज्वालामुखी, भूकंप, अपक्षय या अपरदन। तो अपक्षय कहलाता है फ्रेंड, ठीक, ऑप्शन सी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में निम्न पहाड़ी जैसी संरचनाएं निक्षेपी विशेषताएं हैं जिसे कहा जाता है लोयस, रेस के टीले, मशरूम की चट्टानें या मरुदुभ्यान। तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो इसे मरुदुभ्यान कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि समताप मंडल में होती है। ये तो गलत है। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत भी होती है, ये सही है। ठीक, तो मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती फ्रेंड, ये क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ऑप्शन पहला तो गलत हो जाएगा, तो दूसरा सही, तो ओनली 2 इज राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पे वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जलते हैं क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या समताप मंडल। तो फ्रेंड मध्य मंडल, जिसे क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर। ठीक, यहाँ पर उल्कापिंड जल जाते हैं और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 80 किलोमीटर। और ये तीसरे नंबर की परत है, ये भी ध्यान देना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 5 जून, 22 मार्च, 14 अक्टूबर या 10 दिसंबर। तो फ्रेंड 22 मार्च को। सुनामी शब्द किस भाषा का है, लैटिन, संस्कृत, जापानी या फ्रेंच। तो फ्रेंड ये जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, पानी के नीचे भूस्खलन, उपरोक्त गतियों में किसके परिणाम स्वरूप सुनामी आ सकती है फ्रेंड। तो ओनली ए या 1 और 3 या 2, कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन डी, क्योंकि सभी गतियों के कारण सुनामी आ सकती है, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, पानी के नीचे भूस्खलन, तो ऑल एबव सही हो जाएगा।